नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज पॉलिटी के इस सेशन में हम देखेंगे जो केंद्रीय मंत्री परिषद का टॉपिक है। ये इससे पहले हमारे काफ़ी सेशन हो चुके हैं। तो इसमें आज हम देखेंगे सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो बेसिकली इसमें जो लास्ट ईयर के प्रश्न इससे पूछे गए हैं तो वो सारी चीज़ें हम समझ लेंगे और कुछ महत्वपूर्ण एक रिलेवेंट डिस्कशन इससे कर लेंगे कि चीज़ें जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं खास तौर पे वो सारी चीज़ें क्लियर रहें और हमारा फोकस केवल उन्हीं चीज़ों पे रहे कि जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। देखिए, मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ा टॉपिक है और पर्टिकुलर जितने भी मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। तो हम फोकस सिर्फ वहीं ले जाएंगे जहाँ पे हमारे प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो सभी के सभी लगभग हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेनली अगर आप जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इसमें आप देखें तो आपको यहाँ पे 4 आर्टिकल के बारे में विशेष तौर पे ध्यान रखना है और ये है 74, उसके बाद है 75 और उसके बाद है 77, उसके बाद है 78। तो पूरा जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये 4 आर्टिकल से रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें 74, 75 में आपको मतलब यहाँ 74 में आपको 2 क्लॉज मिल जाएंगे, 75 में 6 क्लॉज मिल जाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर से भी रिलेट करता है। उसके बाद 77 और 78 ये इसमें प्रधानमंत्री के जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। अब 74, 75 बीच में आ रहा है 76। तो 76 की बात अगर करेंगे तो ये फिर अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड हो जाएगा। उसका जो होगा वो डिस्कशन वो हम अभी आगे करेंगे बाद में। ठीक है, तो याद रखने के लिए भी अच्छा एक तरीका है कि 74, 75, 77, 78 बीच का जो 76 है ये किससे रिलेटेड है? तो ये भारत का जो जो भारत का महान्यायवादी होते हैं वो उनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि कई बार आर्टिकल ही डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि भारत का महान्यायवादी है किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 76 है, उसके 2 पहले और उसके 2 बाद ये पूरा किससे रिलेटेड है? तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है। और प्राइम मिनिस्टर फिर बीच में होता है, इधर फिर राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को प्राइम मिनिस्टर पूरी सलाह और सहायता जो भी सारी चीज़ें देनी होती है वो देता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे राष्ट्रपति मांग रहा है या जो ज़रूरत हो रही है वो सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे 1 बाय 1 हम सारे प्रश्नों को लेते हैं। उसके बाद जो बीच में डिस्कशन आएगा रिलेवेंट उसको हम करते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 300 के अनुसार भारत के सरकार का कानूनी नाम क्या है? तो वो नाम जो है द यूनियन ऑफ इंडिया। याद रखिएगा बिल्कुल। इसके बाद ये सही कथन दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। जाहिर सी बात है। और यह आवश्यक नहीं कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन के सदस्य हों। ठीक है, देखिए ये दूसरा जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है मैं आपको बता देता हूँ। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि अगर प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करना है और वो किसी भी मेंबर का हाउस नहीं है तो भी उसको 6 माह तक आप कर सकते हैं। विदिन 6 मंथ वो किसी भी जो हाउस है उसका मेंबर होना उसको ज़रूरी है, चाहे वो अपर हाउस हो या फिर लोअर हाउस हो। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है भारत के प्रधानमंत्री के विषय में सही है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। सही बात है। देखिए, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ही होती है प्रधानमंत्री के कहने पर। जो प्रधानमंत्री कहते हैं उन्हीं की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं मंत्रियों की। प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री होता है तो वो नियुक्त होता है और भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो किसका मुख्य है? वो केंद्रीय सरकार का मुख्य है। इनकी सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 78 में दायित्वों का प्रावधान है किसके? तो जो प्रधानमंत्री है उनके दायित्वों का प्रावधान दिया गया है किसमें? आर्टिकल 78 में। अब हम जो आर्टिकल है हमारा 78 उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं कि 78 में दी क्या क्या चीज़ें गई हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न इस तरह से घुमा फिरा के भी पूछे जाते हैं। देखिए, 78 की बात करें तो इसका जो मूल है, जो मेन पार्ट है वो यही है कि राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष के रूप में प्राइम मिनिस्टर का जो कर्तव्य है वो है। अब इसमें 2 क्लॉज दिए गए, 3 क्लॉज दिए गए। इसमें 3 क्लॉज हैं। पहले क्लॉज में लिखा गया है कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसके बारे में सूचित करेगा। दूसरा जो इसमें क्लॉज है कि अगर राष्ट्रपति द्वारा संघ के प्रशासन आदि से संबंधित मामलों तथा प्रस्तावित विधानों के बारे में कोई सूचना मांगते हैं प्राइम मिनिस्टर तो प्रधानमंत्री उनको उपलब्ध कराएंगे। तीसरा जो क्लॉज है वो ये है कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी ऐसे मामले में मंत्रिपरिषद के विचारार्थ भेजा जाए जिस पर किसी मंत्री द्वारा निर्णय लिया जा चुका है लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है तो भी उसको रिटर्न कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। एक बार आप मंत्रिपरिषद के जो उसमें विचार हो सकता है वो ले लीजिए। तो आर्टिकल 78 मेनली किससे रिलेटेड है? तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य से रिलेटेड है। किसके प्रति? तो प्रेसिडेंट के। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ये सारा। इसके बाद इसमें नेक्स्ट प्रश्न है
कैबिनेट में शामिल होते हैं तो केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही कैबिनेट में शामिल होते हैं। देखिए, कैबिनेट जो मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद में इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा होता है राज्य मंत्री और तीसरा होता है उप मंत्री। ठीक है, और इसके बाद भी एक होता है जिसको हम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहते हैं, जिसको संसदीय सचिव कहा जाता है, वो भी एक मंत्री की श्रेणी में आता है। तो कैबिनेट जो मिनिस्टर होते हैं, इनकी लगभग हर सप्ताह में मीटिंग होती रहती है, और जो महत्वपूर्ण मंत्रालय होते हैं जैसे कि रक्षा है, वित्त है, विदेश, ये सारे इनके पास होते हैं। ठीक है, राज्य मंत्रियों की बात करें तो इनको कैबिनेट मंत्री का सहयोगी बनाया जा सकता है, और कोई विशेष जो मंत्रालय होता है या विशेष कोई कार्य होता है वो उनको सौंपा जा सकता है। उप मंत्रियों की बात करें तो उप मंत्रियों को कोई स्वतंत्र प्रभार मतलब मंत्रालय का नहीं दिया जाता है, ये मेनली इन दोनों की हेल्प करने के लिए ही होते हैं, उप मंत्री होते हैं। और जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होते हैं वो मंत्रिपरिषद की अंतिम श्रेणी में आते हैं, इसको आप याद रखिएगा, कौन? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इसके बाद है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है। तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग कब हुआ है? तो वो आर्टिकल 352 में हुआ है। दो चीज़ें हैं, एक है मंत्रिपरिषद और एक होता है मंत्रिमंडल। तो मंत्रिपरिषद इसकी बात करें तो एक संवैधानिक निकाय है, इसका संविधान में जिक्र है, आर्टिकल 74 और 75 में किया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल का जो जिक्र है ये एक सिर्फ निकाय है, आप कह सकते हैं। 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको शामिल किया गया है और ये मूल संविधान में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद की अगर आप बात करेंगे तो ये एक बड़ा निकाय होता है, लगभग 60 to 70 मिनिस्टर्स होते हैं इस समय। और जो मंत्रिमंडल होता है वो एक छोटा लघु निकाय होता है, आप कह सकते हैं। इसमें 15 से 20 मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद की 3 आप श्रेणियां कह सकते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री होते हैं। और इन जो मतलब मंत्रिमंडल होता है इनका मतलब केवल एक ही प्रकार होता है जिसको हम कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, और ये मंत्रिपरिषद का ही भाग होता है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद के बारे में, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसके बाद है संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है इसमें, एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। इसके बाद इसका दूसरा कथन है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। तो यहाँ पे केवल दूसरा ऑप्शन सही है। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति होती है तो वो प्रधानमंत्री के पास होती है, उसको कहा जाता है डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव यानी जो वास्तविक कार्यपालिका होगी वो उसको प्राइम मिनिस्टर के पास होगी। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। और एक दूसरा होता है डी ज्यूर एग्जीक्यूटिव, मतलब नाम मात्र का, जिसको कि हम राष्ट्रपति के बारे में कह सकते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में सही कथन दिया गया है। तो हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाना चाहिए। ये सही कथन दिया गया है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों के उक्त कार्य में आवंटन के लिए नियम बनाएगा, और भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से ही की हुई कही जाएंगी। इसीलिए भारत के राष्ट्रपति हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा आर्टिकल दिए गए हैं इन कंपैरिजन टू प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में, ये वोट नहीं दे सकेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान का प्रावधान जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है तो वो है आर्टिकल 75। देखिए आर्टिकल 75 इसमें सबसे बड़ा है और इसमें लगभग 6 क्लॉज हैं। ठीक है, हम आपको सारे मतलब उनका जो मूल है वो आपको बता देते हैं 75 के बारे में। 75 में ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी चीज़ों की बात की गई है। तो इसमें 6 क्लॉज हैं, आप एक बार सुन लीजिए। तो इसमें जो पहला क्लॉज दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। दूसरा, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, यानी इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रियों को पद से हटा सकता है, बिना प्राइम मिनिस्टर की सलाह पे ऐसा नहीं हो सकता। तीसरी बात जो इसमें है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और जो व्यक्तिगत रूप से होगा वो प्रेसिडेंट के प्रति उत्तरदायी होगी। चौथी बात जो इसमें कही गई है कि किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उसको पद की गोपनीयता की शपथ। इसके बाद
इसका जो 5वां क्लॉज है कि कोई मंत्री जो मतलब निरंतर 6 माह की अवधि तक किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो वो अगर नहीं बन पाए किसी मेंबर के किसी हाउस के मेंबर, तो वो मंत्री नहीं रहेंगे। और छठा जो सबसे लास्ट क्लॉज है इसमें कि मंत्रियों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे कि जो संसद विधि द्वारा समय समय पर तय करती रहेगी। तो ये 6 क्लॉज आर्टिकल 75 से बहुत महत्वपूर्ण क्लॉज है। इसको लगभग अच्छी तरीके से याद रखिएगा तो बेहतर ही होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय अस्तित्व में आया 1977 में। और काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो वो भारत का प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं कि यह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदनों का सदस्य हो जाना चाहिए। 1997 में सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जाहिर सी बात है जो लोकसभा का मेंबर बनने की होती है वही होती है। और उप प्रधानमंत्री पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, क्योंकि उप प्रधानमंत्री का जिक्र कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। भारत का प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो जाहिर सी बात है 6 माह तक। भारत की संसद के संबंध में सही कथन है तो संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, भले ही वो राज्यसभा का मेंबर हो। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है तो लोकसभा के प्रति। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत की सही स्थिति क्या है? तो राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनने तक उन्हें अपने पद पर बने रहने के लिए कहेंगे, जब तक नई एक जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो नहीं आ जाती हैं। और इसमें दूसरा है वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय यह है कि यथाशीघ्र नई सरकार के गठन हेतु आम चुनाव कराया जाएगा। अपदस्थ मंत्रिपरिषद नई सरकार बनने तक अपने पदभार का निर्वाह करेगी, मतलब कोई गैप नहीं होगा। फिर से सही कथन है यह सही। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। और दूसरा कथन है कि भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है कि प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। इसके बाद भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है, तो मंत्रिपरिषद केवल विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। विपक्ष जो होगा वो अविश्वास प्रस्ताव रखेगा। बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा लोकसभा के सदस्यों द्वारा। अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। किसकी? स्पीकर की। और लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम संख्या कितनी है? तो वो 50 होनी चाहिए। भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में सही कथन है तो भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है कौन? विधायिका। और इसके बाद वह नेता जो नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बने तो कैलाशनाथ काटजू। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? देखिए ये बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. षणमुखम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट जो कि 26 नवंबर 1947 को हुआ था प्रस्तुत किया था। और 1948 में जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल के कानून मंत्री V.R. अम्बेडकर। और भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है तो वो बजट का नाम नहीं है। और भारत के 12वें प्रधानमंत्री देवेगौड़ा, ये प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल दिए गए हैं तो विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक, चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991, H.D. देवेगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997, इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। इसके बाद है एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए कौन कौन? तो जवाहरलाल नेहरू हुए, इंदिरा गांधी हुई, गुलजारी लाल नंदा ये कार्यकारी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी। देवेगौड़ा, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, चरण सिंह तथा चंद्रशेखर में से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे तो चंद्रशेखर नहीं रहे।
देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर और मनमोहन सिंह में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर। और भारत के प्रधानमंत्रियों में अपने कार्यकाल में संसद में कभी उपस्थित नहीं हुए, तो वो चौधरी चरण सिंह थे। भारत में केंद्रीय वित्त मंत्री रहे, तो वीपी सिंह रहे, आर वेंकट रमन, वाई.बी. चौहान और प्रणब मुखर्जी। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई, किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने की थी। और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में सही कथन दिया गया है, तो भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रहे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रहे। इसके बाद ये कथन है, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। कारण है, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे को वो आपस में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। इसके बाद फिर से कथन है, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद जो होगी वो सीधे जो लोअर हाउस होगा उसके प्रति उत्तरदायी होगी। और कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय मंत्री सरकार में मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो आप समझ रहे हैं कि आर सही है बट ए गलत है। कथन है, किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है और कारण वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। ये कैबिनेट समितियों के संदर्भ में सही कथन है। तो संविधान में कैबिनेट समितियों का उल्लेख नहीं है। कैबिनेट समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की जरूरत और परिस्थिति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गठित की जाती हैं। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन? तो मंत्रिमंडल कैबिनेट सचिव, सही कथन दिया गया है। संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को कुल मिलाकर लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविधान संशोधन में से एक जो बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो 91वां संविधान संशोधन था। और केंद्रीय सरकार के संदर्भ में सही है, तो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। अभी आज की बात आप करेंगे तो लगभग 70 के आसपास हैं। आधिकारिक दस्तावेज भारत का क्या है? तो वो व्हाइट पेपर यानी श्वेत पत्र। और प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आर्टिकल 257। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आधारित था तो गोपालस्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर। और भारतीय शासन में विभाजन प्रणाली संबंधित है तो नीति और कार्यान्वयन से। मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं तो मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करना, मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता प्रदान करना। ये सही सुमेलित है, जिसमें जेएल नेहरू का जो उनका जो स्थल है तो शांति वन है, एलबी शास्त्री का विजय घाट, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल और राजीव गांधी की वीरभूमि। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। और स्वतंत्र भारत में प्रथम बार संसदीय सचिव पद सृजित किया गया तो ये 1951 में किया गया। ठीक है, तो इसके बाद इस पे हम देखते हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता और कैग के बारे में सारी डिटेल। ठीक है, देखिए महान्यायवादी के बारे में जो अगर डिटेल की बात करें तो हमने अभी अपने बैक पिछले सेशन में ये देखा था कि 74, 75, उसके बाद 77, 78 ये तो रिलेटेड है मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से। बीच का जो आर्टिकल था 76 दैट इज़ रिलेटेड टू महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, छोटा टॉपिक है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। इससे ज़्यादा प्रश्न भी वैसे पूछे जाते हैं तो सीधा सीधा फैक्चुअल डेटा ही पूछा जाता है। तो चलिए, इसमें सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है, तो अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत सरकार को सलाह देता है। बाद इसमें है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष तथा महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद कौन धारण करता है, तो वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत का महान्यायवादी। देखिए, इनका जो सीधा सीधा काम यही होता है कि सबसे पहली बात तो ये आर्टिकल 76 से रिलेट करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति इनकी प्रेसिडेंट करते हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये जो होते हैं ये सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं भारत के। ठीक है, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनके बनने में जो नियुक्ति होती है वो यहाँ भी अप्लाई होती है। और कार्यकाल अगर की बात करें तो कार्यकाल जाहिर सी बात है इनके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, कोई इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। अगर इनके वेतन की बात करें तो ऐसा कोई वेतन फिक्स नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति जो चाहें वो फिक्स कर सकते हैं। मेनली ये देखा जाता है कि पर केस पर डे के अनुसार इनको पे किया जाता है। अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट जो वो फिक्स करना चाहें वो अपना कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है तो जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट के थ्रू नियुक्त किया जाता है। और भारत
सरकार का प्रथम विधि अधिकारी यानी मुख्य विधि परामर्शदाता समझा जाता है, तो महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार किसको होगा? तो जो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होगा उसको होगा ना, तो वो महान्यायवादी है। और भारत के महान्यायवादी के विषय में सही कथन है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। और महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेंगे, यानी सीधी सी बात है, जो वो फिक्स करेंगे वही इनको मिलेगा, ऐसा कोई फिक्स वेतन नहीं है। भारतीय महान्यायवादी के संदर्भ में सही कथन है, तो महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित हो, और महान्यायवादी को राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर उनके प्रसाद पर्यंत है तो इनके लिए कोई मतलब इम्पीचमेंट या ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। इसके बाद है, संसद की किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसे सदन के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया लोअर हाउस या अपर हाउस की बात करें तो किसी के भी मेंबर नहीं होते, तो सिंपल सी बात है, अगर मेंबर नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकते हैं। भारत के महान्यायवादी भारत के महान्यायाधिकर्ता एवं भारत के मुख्य न्यायाधीश में से वह जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, तो भारत के महान्यायवादी को अधिकार है ये। महान्यायवादी की बात करें तो यहाँ पे लिखा गया, लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लोकसभा के किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, वह सदन में मतदान नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ हाउस। सॉलिसिटर जनरल तो कानूनी न्यायिक सलाहकार होते हैं। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बेसिक सी बात है, वो राज्यपाल के थ्रू होगा। और कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श एडवोकेट जनरल यानी जिनको महाधिवक्ता कहते हैं उनके द्वारा ये सब दिया जाता है। और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देखिए, अगर कैग की बात करें तो यहाँ पे मतलब आप ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जो सेफ्टी है या शक्तियां हैं, लोकतंत्र में जिन लोगों के पास शक्तियां और जिम्मेदारी होती है उन्हें कार्यों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, और उस जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए 2-3 पार्ट दिए, जैसे कि जुडिशरी दे दिया गया, न्यायपालिका है, फिर विजिलेंस कमीशन दे दिया गया, और वैसे ही उसके बाद फिर कैग को दे दिया गया, यानी जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं। अब कैग के बारे में देखें कि कौन कौन सी रिपोर्ट ये सबमिट करते हैं, तो 3 टाइप की रिपोर्ट सबमिट करते हैं। एक बार प्रश्न पूछा गया है तो इसको यहाँ पे देख लीजिए। तो पहला जो रिपोर्ट होता है तो ऑडिट रिपोर्ट ऑन एप्रोप्रिएट अकाउंट, यानी लेखा परीक्षक रिपोर्ट विनियोग लेखाओं पर ये प्रस्तुत करते हैं। दूसरा जो रिपोर्ट होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंस अकाउंट, यानी वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट ये प्रस्तुत करते हैं। तीसरा जो होता है ऑडिट रिपोर्ट ऑन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यानी सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट। तो 3 लेखाएं कौन कौन सी हैं? विनियोग लेखा, वित्त लेखा और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षक। तो ये जो कैग के बारे में तो 3 लेखा ये मतलब परीक्षा ये प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति इनको क्या करते हैं कि ये सदन के दोनों मतलब जो दोनों सदन हैं वहाँ पे रखवाते हैं। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है, जिसको हम पब्लिक अकाउंट कमेटी कहते हैं, ठीक है। देखिए, एक कथन है, बहुत फेमस सा कथन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कैग के बारे में कहा था कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों, अब ये बताया गया कि भारत सरकार के रक्षक कौन कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो उसमें सबसे पहले तो बताया गया उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद कहा गया इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग है, और उसके बाद कहा गया UPSC है, ठीक है। तो ये जो हैं ये भारत सरकार के रक्षक हैं, इनमें से एक होगा, यानी कैग भी यहाँ जुड़ेगा। तो ये 4 नाम आप हमेशा के लिए याद रखिएगा कि अगर मतलब भारत सरकार के रक्षकों की बात आएगी तो उसमें सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, उसके बाद फिर UPSC और फिर कैग, इन सभी का नाम आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है आर्टिकल 148 के थ्रू, और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ में लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा संसद में प्रस्तुत किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है संविधान के द्वारा, आर्टिकल 148 है ही है। तो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में सही है। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वेतन जो होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वो अन्य सरकारी सेवाओं के लिए अयोग्य हो जाते हैं, और उन्हें राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, और उन्हें उसी रीति से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में आप याद रखिएगा।
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट के जैसे जजेस को हटाया जाता है वैसे ही, मतलब इम्पीचमेंट के थ्रू। कथन है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य न केवल व्यय की वैधता अपितु औचित्य सुनिश्चित करना भी है, कारण उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना होता है। तो बिल्कुल सही है, आपस में एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं बेहतर तरीके से। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पालन किया जाता है। क्या क्या पालन किया जाता है हम ये देख लेते हैं। भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखा परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। देखिए, प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की बात आएगी तो किसको करेंगे? तो वो राष्ट्रपति को करेंगे, ये आप इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना, उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, और सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। तो ये कैग का काम है। उसके बाद फिर से ये सही कथन दिया गया है कैग के बारे में। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से में संदेह है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉकों के लेखाओं की लेखा परीक्षक करने और उसकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। तो कैग के पास इतनी पावर होती है। लोक निधि के फलोत्पादक और अशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में कैग के कार्यालय का महत्व है क्या? तो कैग के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है, और कैग के प्रतिवेदनों से मिली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्हें लोक निधि प्रबंधन में कानून का उल्लंघन किया हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? वो संसद की है, वो करे या ना करे। संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है तो कैग, और संविधान का वह आर्टिकल जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है तो आर्टिकल 149 है, और जो इसमें दिया गया कैग के बारे में तो वो 148 है। नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, वह पद से उसे हटाया जा सकता है तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति के द्वारा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की छुट्टी मंजूर करने या ना मंजूर करने की शक्ति किसमें है? तो वो राष्ट्रपति में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन, अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण ऑडिटिंग को पृथक करता है और कैग के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1976 में। लोक निधि का अभिभावक तो कैग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी संचित निधि से धन खर्च हुआ है उसकी ये जांच करेंगे। हाँ, लेकिन इस हिसाब से इनका क्रिटिसिज्म भी किया जाता है, आलोचना भी की जाती है कि मतलब ये जो धन खर्च हो गया उस पर तो करते हैं लेकिन धन के निकासी पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है। ठीक है। लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक खर्च परीक्षण और सार्वजनिक राजस्व वित्तीय प्रशासन। भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्य करते हैं तो लोक वित्त के संरक्षक के रूप में ये कार्य करते हैं। तो ये कैग के बारे में और अटॉर्नी जनरल के बारे में, एडवोकेट जनरल के बारे में छोटा सा एक सेशन था जो कि लास्ट ईयर प्रश्न इससे पूछे गए, तो वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस करे। ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में आएगा संसद के बारे में। तो ये थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा। इसमें जाहिर सी बात है लोकसभा होगा, फिर राज्यसभा होगा और फिर उनकी वर्किंग होगी। तो ये पूरा संसद का जो टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे 1-2 प्रश्न, 3 प्रश्न कभी कभी इस तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो बाकी सेशन को समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।